नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का विषय बड़ा ही गंभीर है। ये नहीं है कि 2 दिन के अंदर ममता बनर्जी का पलस्ता उतर गया और वो चलने लगी, दौड़ने लगी। ना ही ये है कि योगी जी और मोदी जी के प्रकोप से, डर से, प्रभाव से ममता जी चंडी पाठ करने लगी, जो उसी माँ चंडी के पूजा में विघ्न डालती थी और कहती थी कि अभी ताजिया निकलने का समय है, आप मूर्ति विसर्जन बंद कर दीजिए। वही ममता बनर्जी आज कर रही है। एक कविता है कि मुंह को चबा चलंग पंगु लंघती गली। मतलब भगवान की कृपा होता है तो गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता है। तो अभी मोदी जी, योगी जी के राजनीतिक दबाव से कहिए या कृपा से कहिए कि जो आदमी पूरे जीवन हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया, जो राजनीतिक शख्सियत ये कहता था कि मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कुछ तो बदल रहा है। ये मुद्दा भी आज मेरे लिए जरूरी नहीं है। ना ही ये मुद्दा को मैंने आज विषय बनाया है जिसमें राकेश टिकैत अब करीब करीब सरकार पर दबाव बनाने के लिए खुले मैदान में और खुले मनों से बोलना शुरू कर दिए हैं कि आप मेरे को राज्यसभा में लीजिए, लोकसभा में अपने माध्यम से मेरे को जितवाइए, नहीं तो हम घूम घूम करके आपके सरकार के विरुद्ध प्रोग्राम बनाते रहेंगे। संजय पांडे जी को नमस्कार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सांसद के नेतृत्व में सौजन्य से, प्रयोजन से अभी बंगाल दौड़ा करके खत्म आए हैं। बड़ा फ्लॉप और बेकार दौड़ा रहा है, लेकिन फिर भी राकेश टिकैत अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि चलो कम से कम टीवी पर विरोध के ही सही हमारा कुछ फुटेज बन रहा है मोदी का बनस्पत, हम तो कहीं कहीं टीवी पर दिख ही रहे। आज हमने इस मुद्दे को भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। आज का जो मुद्दा है वो बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही गंभीर है। बात है संवैधानिक सीट पर बैठे हुए लोगों का असंवैधानिक कृत्य। आज इसी पर चर्चा होगी, क्योंकि अंततः हमारा देश संविधान से चलता है और उसको संविधान से ही चलने चाहिए। किसी के दबाव से नहीं चलने चाहिए, किसी के फायदे के लिए नहीं चलना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बात करते हैं संवैधानिक सीट, मतलब जो राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लोकसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष है, उपसभापति है, सभापति है, उपाध्यक्ष है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, चुनाव आयुक्त है। ये सब सीटें हमारे देश में निष्पक्ष और ईमानदार की उम्मीद की जाती है कि ये लोग कम से कम निष्पक्ष रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और किसी लालच, दबाव, प्रलोभन के अंतर्गत काम नहीं करेंगे। इनके कृत्य से किसी भी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचे ऐसा ये कृत्य नहीं करेंगे। इनके काम से ऐसा कहीं से प्रतीत ना हो कि ये एक राजनीतिक विशेष, धर्म विशेष, क्षेत्र विशेष, व्यक्ति विशेष के ही फायदे के लिए काम कर रहे हैं। ये राष्ट्र के फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। जिस राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। जिस महकमा के सर्वे सर्वा है उस महकमा के फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये बात बड़ा गंभीर हो जाता है। चर्चा करते हैं राज्यपाल की। अभी एक बड़ा चर्चा सरगर्मी पर है कि मिजोरम के राज्यपाल मिस्टर सत्यपाल मलिक ने खुलेआम ये कहा है कि सरकार को सुननी पड़ेगी किसानों की बात, सुननी चाहिए किसानों की बात। मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं किसानों के आंदोलन का। और उससे बड़ा जो घातक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो दिया है कि टिकैत को गिरफ्तार होने से मैंने बचाया। ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि मिजोरम में तो टिकैत आंदोलन करने गए नहीं थे, तो आप कहां की गिरफ्तारी के लिए उनको रोके? महेंद्र सिंह टिकैत हरियाणा गए, राजस्थान गए, पंजाब गए, अभी पश्चिम बंगाल गए हैं और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर अमूमन आते जाते रहते हैं। जिन जिन जगहों का मैंने नाम लिया वहां पर सत्यपाल मलिक का कोई तकनीकी और कानूनी आधार पर अधिकार नहीं सिद्ध होता। मतलब ना तो वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं,
ना ही पंजाब के राज्यपाल हैं, ना हरियाणा के राज्यपाल हैं, ना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, ना ही केंद्र के मंत्री हैं, ना ही वो नेता विपक्ष है। तो वो किस हैसियत से उनकी गिरफ्तारी को रोके? उन्होंने ये सार्वजनिक बोला, ये मैं नहीं बोला, मेरे को फोन करके नहीं बोले, ना ही कोई हिडन स्टिंग ऑपरेशन में उनका ये वक्तव्य आया है। टीवी पर मुंह फाड़ के उन्होंने बोला है कि टिकैत की गिरफ्तारी मैंने रुकवा दिया। अब ये बात समझ में नहीं आई कि वो राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की बात कर या महेंद्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी की बात कर, ये जरा स्पष्ट मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं राकेश टिकैत का टीवी पर बयान सुनता हूं तो मैं चैनल बदल देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये आदमी वाहियात बात करेगा, किसान के हित का मतलब ही नहीं है इसका। तो मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं, किसी और चैनल पर जाऊं, क्योंकि रिमोट हाथ में लेकर आजकल आदमी बैठ रहा है और चैनल बदलने में सेकंड नहीं लग रहा। तो मैं जैसे ही राकेश टिकैत का शकल देखता हूं चैनल बदल देता हूं। लेकिन नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि टिकैत को गिरफ्तारी से, मैं बताया, मैं खोजते रह गया, दोबारा रिपीट नहीं हुआ कि किसकी गिरफ्तारी से वो बचाए, महेंद्र सिंह टिकैत का या अभी राकेश टिकैत का। अभी का मामला है, पहले का मामला है, लेकिन दोनों ही मामलों में चिंता का विषय। अगर श्री महेंद्र सिंह टिकैत को उन्होंने गिरफ्तारी के टाइम से बताया है तो उस वक्त भी वो कोई गृह मंत्री थे नहीं, तो किस हैसियत से बनाए? मतलब क्या आप सरकार पर दबाव बनाते हैं? क्या सरकार आपकी बात सुनती है? और क्या राज्यपाल को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि आप सरकार को डिटेक्ट करेंगे कि वो किसको गिरफ्तार करे और किसको छोड़ दे? क्या यह राज्यपाल की दायित्व के अंतर्गत आता है? आज का मुद्दा इन्हीं सब विषयों पर है। सत्यपाल मलिक का जो इंटरव्यू आया है किसान आंदोलन में मध्यस्थता करने का, मुझे नहीं पता कि संविधान में गवर्नर को किस धारा के अंतर्गत तो ये अधिकार दिया गया है कि वो मध्यस्थता करे सरकार और यूनियन प्रतिनिधि के द्वारा, क्योंकि राज्यपाल तो राज्य प्रमुख होता है, उसको तो आदेश करना है। वो कहेगा अपने मंत्रिमंडल तो उसके सलाह के लिए बनी होती है। अंततः सरकार तो गवर्नर के ही अधीन आता है। दिल्ली का उपराज्यपाल का भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो था, हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय ने कहा था कि भाई दिल्ली का बॉस असल में राज्यपाल ही है, केजरीवाल का काम उनको सलाह देना है, वो करे ना करे उनकी मर्जी है। हमारे संविधान में भी तो ये स्थान है कि भाई राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है राज्य का, मंत्रिपरिषद उसको सलाह देने के लिए बनी है कि सर आपको ये काम करना चाहिए। मंत्रिपरिषद के सलाह को वो एक बार वापस कर सकता है, फिर वो मंत्रिपरिषद उसको दोबारा सलाह भेजेगी तो वो गंभीरता से विचार करेगा और मानेगा कि हाँ भाई दो बार आ गया, मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इस देश में लोकतंत्र में लोक का मत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चूंकि लोगों के द्वारा चुने हुए लोगों ने इस बिल को दोबारा भेजा है, मतलब जनता का इसमें आशीर्वाद है और जनता के हित में है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं उसको पास करूं। तो इसमें कहीं मीडिएशन वाला बात तो लिखा नहीं। आप आदेश करते कि किसान आंदोलन को खत्म करो, ये सारी बातें मान लो, मैं मिजोरम का राज्यपाल हूँ और अपने यहाँ के सरकार को आदेश देता हूँ कि किसान के अक्षर से बिल्कुल मान लिया जाए। मोदी को किस राइट से आपने कहा है कि वो बिल मान लेना चाहिए, मैं मध्यस्थता करूंगा? क्या आप राज्यपाल की नौकरी छोड़ करके मध्यस्थता करना चाहते हैं, या राज्यपाल के सीट को आप कोई महत्व नहीं देते हो, आपके लिए कोई मतलब है? क्योंकि सत्यपाल मलिक बड़े पुराने किसान नेता हैं और बहुत ही पुराने राजनीतिक आदमी हैं, उनके राजनीतिक सूझबूझ पर तो मैं संदेह ही नहीं कर सकता। फिर ये इतना बड़ा बेवकूफ है, मैं राज्यपाल को बेवकूफ करने के लिए क्षमा नहीं मांगूंगा राज्यपाल से, मैं देश की मिजोरम की जनता से जरूर क्षमा मांगूंगा कि मैं आपके राज्यपाल को बेवकूफ करने पर मजबूर हो रहा हूं। क्योंकि अगर राज्यपाल ये कहता है कि मैं मध्यस्थता करूंगा तो ये चिंता का विषय तो है, क्योंकि संविधान में इसकी गुंजाइश कहीं नहीं है। मैं एक संविधान का पूरा ज्ञाता हूं, मैं ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन जो ऊपरी ऊपरी नॉलेज है, जो टूटी फूटी मेरे को ज्ञान है, उसमें राज्यपाल के किसी अधिकार के अंतर्गत नहीं आता कि वो अपने राज्य से बाहर के किसी मामले को मध्यस्थता करने की बात रखे राज्यपाल रहते हुए। सत्यपाल मलिक साहब की 2-3 बातें आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको याद होगा जरूर, लेकिन मेरा फर्ज है कि एक बार याद करा दो। राज्यपाल महोदय जब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो वो बात बहादुर और बयान बहादुर से आगे निकल नहीं पाते थे। ये वही आदमी है जो देश के सबसे बड़े पुरानी पार्टी और देश में सबसे ज्यादा दिन तक राज करने वाले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कह रहे थे कि 2 कोड़ी का आदमी है। मैं बात राहुल गांधी की कर रहा हूं। मेरा राहुल गांधी से राजनीतिक विरोध हो सकता है, राजनीतिक मतांतर हो सकता है, मैं राहुल गांधी के राजनीति को
पसंद नापसंद कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। भारत के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं राहुल गांधी को पसंद करूँ, राहुल गांधी को नापसंद करूँ, मोदी को पसंद करूँ, मोदी को नापसंद करूँ, मुलायम सिंह को पसंद करूँ ना करूँ, ममता बनर्जी को करूँ ना करूँ, मायावती को करूँ ना करूँ, ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है, इस पर कोई अतिक्रमण नहीं है। लेकिन क्या मुझे ये अधिकार है कि मैं किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि को दो कौड़ी का इंसान बता दूं? आज तक वो मेरठ से प्रतिनिधित्व करते थे, इस बार वो मेरठ की जनता ने स्मृति ईरानी को उनके ऊपर तहरीर दी। लोकतंत्र है, बड़ी खूबसूरती है लोकतंत्र की, जिसको हम चाहेंगे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। हमको स्मृति ईरानी बेहतर लगे, मैंने स्मृति ईरानी को मौका दिया। लेकिन फिर भी केरल के वायनाड से तो वो सांसद है, मतलब उस पूरे वायनाड के जनता की आपने हैसियत दो कौड़ी की बता दी। राहुल गांधी से विरोध मेरा भी है, मैं भी चाहता हूं कि राहुल गांधी को सीरियस राजनीतिक होना चाहिए। वो जो वाकई ये जो राजनीतिक कुचक्रों में वो फंस जाते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, बढ़िया बड़ा मुद्दा उठाने चाहिए। मैं भारत के नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। लेकिन क्या मैं राज्यपाल जैसे संवैधानिक सीट पर बैठ करके ये कहूंगा कि कोई देश के सबसे पुराने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दो कौड़ी का है, अनपढ़ है, कुछ नहीं है, मतलब जितनी अनाप शनाप और अनगढ़ बात बोलने का मुझको अधिकार है क्या? मैं मोदी जी की राजनीति की तारीफ कर सकता हूँ, मोदी जी की राजनीति का आलोचना कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार, मैं भारत का नागरिक होने के नाते। लेकिन अगर मैं संवैधानिक सीट पर बैठ जाऊंगा तो मेरे अधिकार के साथ साथ कुछ जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर होगी, और उस जिम्मेवारी का निर्वहन मुझे करना पड़ेगा। जब तक मैं उस सीट को अधिग्रहण किया हूँ, जब तक मैं ऑक्युपाई किया हूँ उस सीट को, उस पोजीशन को, तब तक मुझे उस पोजीशन के तहत आने वाले उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बड़ी शिद्दत से मुझे, मतलब ईमानदारी से मुझे उसका पालन करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि राज्यपाल के सीट पर बैठे हुए आदमी को यह अधिकार है कि वो किसी को दो कौड़ी का इंसान बोले या राजनीतिक बयान दे। अभी पश्चिम बंगाल में पूरा हो हल्ला मच रहा है, हालांकि 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन टीवी पर सिर्फ पश्चिम बंगाल है। तो मैं भी आपको आंध्र प्रदेश और साउथ के चुनाव की बात कहूंगा तो आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि चुनाव और भी कहीं है का। टीवी पर तो सिर्फ बंगाल दिखा रहे हैं, क्योंकि बंगाल में ही लड़ाई है। और सरकार, जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उसको सुविधा है कि बंगाल की लड़ाई टीवी पर दिखाया जाए, क्योंकि बंगाल में ही लड़ना है। साउथ में वो है नहीं, जीत गए तो बोनस है, हार गए तो वहाँ थे नहीं, गंवाने का कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने बड़ा मेहनत किया हुआ है। सोच रहे कि अगर समाचार चैनलों के माध्यम से, मदद से, सोशल मीडिया के माध्यम से, राजनीतिक दलों के मदद से, और वहाँ सरकार बन जाती है, बनने भर के आ जाते हैं, उसमें बुराई क्या है? वो एक अलग होता है। तो मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल महोदय जब जब मुंह खोलते हैं सिर्फ राजनीतिक बयान देते हैं। क्या उस राज्यपाल महोदय को भी धनखड़ साहब को रोज रोज राजनीतिक बयान देने का अधिकार है? पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा प्रश्न करने का अधिकार है? आप राज्यपाल हैं, आप सीधे सस्पेंड करने का आदेश कर दीजिए। नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए कि मैं बीइंग ए गवर्नर कोई निर्णय ले रहा हूं और मेरी कोई हैसियत नहीं है सरकार के अंतर्गत। आप इस्तीफा दे दिए कि भाई मुख्यमंत्री मेरा कोई इज्जत नहीं करती हैं, मैं इस जिम्मेवारी वाला पोस्ट पर बैठा हूं और उसका कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है मुख्यमंत्री के पास। आप एक बार छोड़ के तो देखिए। लेकिन हम तो उसको ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं, आप उस पर उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस ये कर रही है, वो कर रही है, पुलिस राजनीतिक हो गई, फलाना हो गया। इन सब बातों को देखने के बाद एक बार सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारे संवैधानिक सीट पर बैठे हुए लोगों के अपने कुकृत्य से और क्षोभनीय वार्तालाप, मतलब क्रियाकलाप से, और कई जगह उनके मुखारबिंद से निकले हुए हल्के दर्जे के शब्दों से उस सीट का मर्यादा कलंकित होता है, अक्षुण्ण होता है, छीण होता है। उस मर्यादा को छीण होने में जिम्मेवारी किसकी है? आज का चर्चा इसी पर है। मित्रों, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर, उसके अनुरोध पर राज्यपाल राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होता है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है वो महकमा, और भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते सर्वसर्वा है। आज के तारीख में जो राज्यपाल जहां जिस भी राज्य में है, वो चाहे उनकी राजनीतिक मंशा जो भी हो, राजनीतिक झुकाव जिसके प्रति भी हो, लेकिन उनके किए हुए बढ़िया कामों का श्रेय भी केंद्र सरकार को जाएगा और बुरा कामों की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार को जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।
तो मैं इस बात की सीधी सीधी जिम्मेवारी श्री नरेंद्र मोदी पर देता हूं कि अगर उनके द्वारा नियुक्त कोई राज्यपाल अपनी दायित्वों के निर्वहन में कोताही कर रहा है या उसको छीण कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी बनती है कि उनको वार्न करें, समझाएं और उन्हें बताएं कि ये गलत है। मैं समझ रहा हूं कि जब जम्मू कश्मीर से मलिक साहब को हटाया गया था, मैं तो अगर हल्के दर्जे का प्रयोग नहीं करना चाहता, भगाया गया था, तो उस वक्त की जिम्मेवारी यही थी कि मलिक साहब कुछ ज़्यादा बोलते थे, मलिक साहब बेफांट बोलते थे, बेमतलब की बोलते थे, राज्यपाल के स्तर की बात नहीं बोलते थे। तो क्या अभी वो सबक नहीं सीख पाए हैं, या पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कुछ भाजपा पर दबाव बनाना चाहते हैं? क्योंकि भाजपा के नियुक्त सरकार राज्यपाल अगर ये कहता है कि किसान का आंदोलन जायज है और सरकार को माननी ही चाहिए या माननी ही पड़ेगी, मतलब सीधा सीधा सरकार पर दबाव बनाना है। तो क्या जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से हटाए जाने की टीस आपके अंदर है और उसके कंपनसेशन में आपको मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है, वो आपको हजम नहीं हो रहा है? तब उसे भी बड़ा प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या जम्मू कश्मीर में था जो आपको मिजोरम में नहीं मिल रहा है? बीइंग ए राज्यपाल दोनों जगह का पोजीशन तो बराबर ही है, आपको राजभवन में बैठ के राज ही तो करना है। आपको कौन सा डे टू डे सरकार की फंक्शनिंग देखनी है या करनी है? क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री करता है और आपको आकर के रिपोर्ट कर देता है। कानून यही कह रहा है, वो आप जहां भी हैं राजभवन में आरामी फरमाना तो है आपका काम, आपकी जिम्मे तो वैसे भी कोई काम नहीं है। तो ऐसा क्या दिक्कत है जो आप सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने, सरकार को शर्मिंदगी के हद तक ले जाने के पीछे वजह क्या है? उसकी व्याख्या तो आपको बतानी पड़ेगी, उसकी वजह तो आपको बताना पड़ेगा। और अगर इस सरकार की नीति को आप नहीं मानते हैं कि किसान का आंदोलन जायज है और ये सरकार नाजायज है, तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आप सरकार के राजकोष से वेतन ले रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी सरकार के प्रति तो है। तो आप एक तरफ अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं और अपने राजधर्म का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस सीट पर जोंक की तरह से चिपके रहने के पीछे कारण क्या है? सत्ता सुख, राजभवन का आलीशान रहन सहन, या आप किसी के हाथ की खिलौना बन गए, खेल रहे हैं किसी के द्वारा? क्योंकि ये प्रश्न तो बनता है, क्योंकि आप सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में तो है नहीं, आप विपक्ष के नेता है नहीं, ना ही भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो जिनको ये लालच बनी रहती है कि भाई अगर मोदी हट जाएगा तो मेरा पोजीशन आ जाएगा। इस पोजीशन में भी आप नहीं है, क्योंकि आप अपने नाम पर गांव का प्रधानी नहीं जीत सकते। जब राजनीति में थे आप नेफ्ट में जा चुके हैं, भला और नरेंद्र मोदी का क्या आपको बुला करके राज्यपाल बना दिया। लेकिन अगर आप उसको संभाल नहीं कर रहे हैं, इसका माने आप डिजर्व नहीं करते थे। अगर आप डिजर्व नहीं करते थे तो ये दोष भी नरेंद्र मोदी को ही जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी को क्यों उस सीट को भेज दिया जो उसको डिजर्व ही नहीं करता। इन सब बातों को देख करके मैं एक बार पुनः आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप सब भी अपनी अपनी आवाज उठाएं, सरकार को बताएं कि आपके द्वारा नियुक्त कोई भी आदमी अगर अपने फर्ज के प्रति कोताही करता है, अपनी जिम्मेवारी के प्रति लापरवाही दिखाता है या लापरवाही करता है, उसकी जिम्मेवारी उस आदमी से ज़्यादा नियुक्ति करने वाले को होगी जिन्होंने नियुक्त किया है। और अभी की नियुक्ति का जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी के जिम्मे है। और नरेंद्र मोदी मैं समझता हूँ कि राजनीतिक रूप से कुशल आदमी है, समझदार आदमी है, राजनीतिक मजबूरी और देश के लिए क्या है जरूरी हुई चीज़ को मुझसे ज़्यादा बढ़िया जानते हैं, क्योंकि देश हित पर उनके विरुद्ध मैं सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ही जनहित के काम करने वाले आदमी हैं, देश हित के काम करने वाला आदमी है और देश सर्वोपरि है, ऐसा मेरा मानना है। तो जब नरेंद्र मोदी के नज़र में देश सर्वोपरि है तो वो इस राज्यपाल के मूर्खतापूर्ण बयान, हल्के बयान और उस सीट को नाम मीट करने वाला बयान, मतलब उस पोजीशन को नहीं मीट करने वाला बयान को टॉलरेट क्यों कर रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं, ये समझ से परे है। ये दो उदाहरण थे आपके धनखड़ साहब और मलिक साहब। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो संवैधानिक सीट पर बैठ करके असंवैधानिक काम करते हुए प्रतीत होते हैं और हम उनके प्रति लापरवाह होते हैं। मित्रों, वीडियो लंबा होने से कोई मतलब नहीं निकलता। छोटा वीडियो हो, सार्थक वीडियो हो और कारगर वीडियो हो, इसी वजह से आजकल मैं वीडियो की ड्यूरेशन को कम कर रहा हूँ ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा इसकी मारक क्षमता बने, गहराई से और लोगों तक पहुँचे।
इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा वक्तव्य सही है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर करें, ताकि बात आपके माध्यम से और तक पहुँचे। संविधान की जय हो, संवैधानिक सीट पर बैठने वाले की जय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।